हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। ओके, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप नेट जेआरएफ के लिए या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम, बीसीए या एमकॉम के, मैनेजमेंट के स्टूडेंट या कॉमर्स के स्टूडेंट से, आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। टैरिफ एंड टू टाइप्स के वेरिएट्स होते हैं, एक होता है टैरिफ और एक होता है नॉन टैरिफ। अब रीजन क्या होता है, टैरिफ लगाया क्यों जाता है? ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके अपने डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट को, प्रोटेक्ट कर सके कंज्यूमर्स को, इन्फेंट इंडस्ट्री, इन्फेंट मतलब जो होती है ना छोटी, मतलब जो अभी हुई, हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं शिशु, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए, रिटेलाइजेशन के लिए। इसका मीनिंग क्या होता है? country may also set tariffs as a retaliation technique if they think, अगर वो सोचते हैं ना कि ट्रेडिंग पार्टनर जो है प्ले नहीं कर रहे हैं रोल, मतलब रूल्स को अच्छे तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो इसलिए भी टैरिफ को लगा देते हैं। ओके, अब क्या होता है, टाइप्स पढ़ेंगे हम टैरिफ के। ओके, फर्स्ट टाइप है स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ क्या होता है? आर लेबल एज फिक्स चार्ज। ये फिक्स चार्ज होता है ईच यूनिट पे इंपोर्टेड गुड्स। फॉर एग्जांपल, इंपोर्टेड गुड्स ₹10 पर यूनिट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है। एक होता है एड वैलोरम टैरिफ, ठीक है। इसमें क्या होता है, परसेंटेज पे लगता है। परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स imported 10% of value of good. If value of good is of 1000, then ad valorem tariff is 100 rupees, क्योंकि ये 10% पे लगता है, परसेंटेज पे लगता है। एक एग्जांपल है कि 10% के हिसाब से अगर फंड 1000 है, 10% लगेगा तो ये 100 रुपीज का टैरिफ लगने वाला है। और एक क्या होता है, कंपाउंड टैरिफ होता है। कंपाउंडेड एवी इफ अवर सेल्स एट बोथ स्पेसिफिक, जिसमें हम क्या होता है, दोनों मिक्स होते हैं, कंपाउंड, ठीक है, ऑन द सेम प्रोडक्ट। ओके, अब टैरिफ एमएफएन यानी कि मोस्ट फेवरेट नेशन के ऊपर, ठीक है। मोस्ट फेवरेट नेशन ड्यूटीज आर व्हाट गवर्नमेंट अंडरटेक टू चार्ज ऑन इंपोर्ट फ्रॉम अदर डब्ल्यूटीओ मेंबर। ये एक ऐसा ड्यूटी मीन्स, इसके ये एक ऐसा शुल्क होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट लेती है, चार्ज करती है इंपोर्ट्स में फ्रॉम अदर डब्ल्यूटीओ मेंबर, unless countries are member of different trade agreement. ये एक exemption. Okay, in effect this means that most favored nation rates are the highest tariff rate WTO member charge one another. एक दूसरे के ऊपर ये लगाया जाता है, और ये सबसे एक हाईएस्ट यानी मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव टैरिफ होता है। तब गवर्नमेंट क्या करती है, इस टैरिफ को हायर भी रखती है, जैसे इसमें बताया गया, some government levy higher tariffs on country that are not member of WTO. जो WTO के मेंबर नहीं होते हैं उन पर और भी ज्यादा हायर टैरिफ लगाती है कुछ गवर्नमेंट्स। ओके, इन अ फ्यू रेयर सर्कमस्टेंस WTO members या gate contracting exercise the WTO या gate contracting parties have exercised the WTO agreement non-application clause and elected not to provide MFN treatment to specific अदर नेशन, ठीक है। अब हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, मतलब कि ये टैरिफ होता है। जैसे कि फर्स्ट आया बाउंड टैरिफ। ये क्या होता है, इंडिविजुअल WTO मेंबर नेशंस मेक एक्सप्लिसिट कमिटमेंट टू बाउंड टैरिफ। एक्सप्लिसिट कमिटमेंट होती है बाउंड टैरिफ के लिए। ये हाईएस्ट मैन्यू most favored nation tariff level applicable to a certain commodity line. Okay, when nation join the WTO or WTO members negotiate tariff levels with another during trade round, they agree bound tariff rate rather than real applicable rates. जब क्या होता है, जब नेशन ज्वाइन करते हैं WTO मेंबर को, नेगोशिएट करते हैं वो टैरिफ लेवल्स को विद अनादर ट्रेड राउंड्स में, और वो अग्री करते हैं बाउंड टैरिफ के लिए। ओके, रियल एप्लीकेबल रेट्स के बद, ठीक है। बाउंड tariffs are not always the rate that the WTO member imposes in practice to the product of other WTO member, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि बाउंड टेरिफ जो होते हैं वो ऑलवेज आर नॉट ऑलवेज द रेट, वो रेट नहीं होती है जो कि WTO मेंबर इम्पोज करते हैं इन प्रैक्टिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अदर WTO मेंबर। मेंबर को फ्रीडम रहती है, वो रेस कर सकते हैं और लोअर कर सकते हैं टेरिफ को
ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे एज लॉन्ग एज दे डू नॉट गो अबाउ देयर बाउंड लेवल, वो अपने बाउंड लेवल से ज्यादा नहीं जा सकते। इफ वन WTO मेंबर, अगर एक WTO मेंबर रेस कर देता है इम्पोज टैरिफ बाउंड लेवल से ज्यादा, ठीक है, और अदर WTO मेंबर हैव द ऑप्शन, उसके पास ऑप्शन हो सकता है कि वो क्या करे, उसके साथ में डिस्ट्रीब्यूट सेटलमेंट करे, या तो दोनों के उससे होगा, ओके, ठीक है, मतलब होता ही नहीं ये चीज, इसमें देखो दिया हुआ है कि दे डू नॉट गो अबाउट देयर बाउंड लेवल, अगर दो के बीच में हुआ, ठीक है, WTO में एक मेंबर ने कर लिया, तो दूसरे के पास में ये ऑप्शन रहता है कि वो सेटलमेंट कर ले, डिस्प्यूट सेटलमेंट कर ले। इन अदर वर्ड्स, फॉर एनी गिवन कमोडिटी द इम्पोज टैरिफ इज लेस देन और इक्वल टू बाउंड टैरिफ, ओके, या तो लेस देन हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ठीक है। और एक होता है बाइंडिंग कवरेज। बाइंडिंग कवरेज क्या होता है? बाइंडिंग कवरेज इज द डिफरेंस, मैं नेक्स्ट स्लाइड में फोटो से आपको अच्छे से, डायग्राम से आपको मैं अच्छे से समझा दूंगी, यहाँ पे हम इसे पढ़ लेते हैं। बाइंडिंग कवरेज क्या होती है? डिफरेंस होता है, जो बाउंड होता है, जो दो नेशन मिलके डिसाइड करते हैं, या और अप्लाइड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बाइंडिंग कवरेज होती है, ओके। According to trade economists, a substantial binding overhang makes a country's trade policy less predictable. Okay? ये सब इनका ये मानना है इकोनॉमिस्ट का कि जो ये सब्सटेंशियल बाइंडिंग होती है, ये बनाती है कंट्री की ट्रेड पॉलिसी को लेस प्रेडिक्टेबल, ठीक है। दिस डिस्पैरिटी इज ऑफन मिनिमल इन डेवलप्ड कंट्रीज बट कैन बी रेदर बिग इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। एज डेमोन्स्ट्रेटेड, क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो डिस्पैरिटी है ये मिनिमल होती है, ठीक है, नॉर्मली मिनिमल होती है इन डेवलप्ड कंट्री, बट कैन रेदर बिग इन अनडेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, बट ये बिग हो सकती है अनडेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगी। थ्री फॉर्म है जो एक कमोडिटी लाइन में एग्जिस्ट करती है, ओके। बाउंड रेट जो मैंने बताया ये सबसे हाईएस्ट होती है। प्रेफर रेट जो प्रेफरेंशियल दी हुई है ये ग्रीन ग्रीन, ये लोएस्ट होती है, और जो ये येलो कलर में है बीच में, येलो या ऑरेंजिश में बीच में, तो ये MFN होता है, मोस्ट फेवर नेशन अप्लाई, इज समवेयर इन बिटवीन एज डेमोस्ट्रेट, ओके। ये चीज आपको समझ आई होगी। बाउंड होता है सबसे ज्यादा, प्रेफरेंशियल होता है, और इनके बीच में होता है मोस्ट फेवर नेशन का जो अप्लाइड हम लगाते हैं, ओके। टेरिफ क्या होता है? इफेक्टिवली अप्लाइड, ओके। When assessing the effect of preferential tariff on trade flows, be cautious about making assumption about which tariff rate is actually applied to a certain import. हमें जब भी असेस करना हो इसका इफेक्ट का प्रेफरेंशियल टैरिफ पे ऑन ट्रेड फ्लोज पे, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें मतलब किसकी ऐसी अजम्पशन बना लेनी चाहिए कि जो रेट हमने एक्चुअली अप्लाई की है, ठीक है, उस इंपोर्ट के लिए, ओके। मतलब कि इफ द गुड्स फेल टू मीट द कंट्रीज रूल डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन, द इंपोर्ट कंट्री विल अप्लाई द मोस्ट फेवर नेशन टैरिफ। ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि अगर आपने जो भी आपने यूज किया है टैरिफ रेट इज एक्चुअली अप्लाइड, जो आपने एक्चुअली अप्लाई किया है उसको आपको बता देना चाहिए, ताकि अगर आपका गुड्स फेल हो जाए, ठीक है, टू मीट द कंट्रीज रूल प्रोडक्ट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन, द इम्पोर्टिंग कंट्री विल अप्लाई द मोस्ट फेवर नेशन टैरिफ। तो उस कंडीशन में जो इम्पोर्टिंग कंट्री होगी ना, ये अगर मतलब आप दोनों के बीच में वो प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाया, कुछ इशू हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट का, तो जो इंपोर्ट करने वाली कंट्री होगी ना वो उस कंडीशन में अप्लाई क्या करेगी? सिर्फ वो अप्लाई करेगी मोस्ट फेवर नेशन वाला जो टैरिफ है। Some former European colonies, for example, find it easier to meet the rules of origin under the Cotonou Agreement rather than everything but arms EBA program था, even if the EB offers lower preferential rate। एक एग्रीमेंट था जिसके थ्रू पे ये सब कुछ बताया गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, हमने टैरिफ पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिए, किस किस टाइप के टैरिफ होते हैं वो भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ बैरियर्स में क्या होती है? सब्सिडीज होती है, और सब्सिडीज क्या होती है? डायरेक्ट पेमेंट कर दिया जाता है या तो गवर्नमेंट को,
ठीक है, गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, ठीक है, और ये देश की पेमेंट भी हो सकता है। लो इंटरेस्ट लोन, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप, टैक्स इंसेंटिव। ओके, सब्सिडी क्या करती है, हेल्प करती है लोकल फर्म को प्रोड्यूस करने के लिए मोर और गेन करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल ओवर द रिड्यूस मार्केट एंड कैन एक्सपोर्ट। ओके, अब एक होता है कोटा। कोटा क्या है, बहुत ही पुराना, मोस्ट ट्रेडिशन एंड कॉमन मेथड है, ठीक है, नॉन टैरिफ बेरियर का। हम एक पढ़ चुके सब्सिडीज, और एक सेकेंड हम पढ़ रहे कोटा। ओके, इट रेफर्स टू डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स। उसमें तो क्या होता था, टैरिफ लगा दिया जाता था ताकि ये इंपोर्ट रुक जाए एक दूसरी कंट्री में, बट इसमें क्या होता है, ये क्वांटिटी, वो क्वालिटी मीन्स वो रुपीस के थ्रू रिस्ट्रिक्शन करती थी, बट कोटा में क्या होता है, ये क्वांटिटी का रिस्ट्रिक्शन करती है। ओके, व्हाट quota limit the quantity of import of any product coming into country during certain period of time। import जो अपनी कंट्री में होता है उस पे वो क्वांटिटी में एक लिमिट लगा देती है। ओके, हमेशा के लिए नहीं, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे। ओके, अब आप लोग सोचेंगे डिफरेंस, मैं डिफरेंस भी बताऊंगी आपको। डिफरेंस होता है कोटा और टैरिफ में। कोटा तो क्या करता है, इंक्रीज करता है प्राइस ऑफ गुड्स जस्ट एज टैरिफ भी। ओके, बट वाई, इंक्रीज तो दोनों ही कर रहे हैं, बट डिफरेंस भी है। टैरिफ इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, टैरिफ क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, क्योंकि क्या होगा, एक तरीके से टैरिफ हम बोल सकते हैं कि टैक्स ही है। ओके, तो इससे तो क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होएगा गवर्नमेंट को, बट कोटा डू नॉट प्रोवाइड एनी रिक्वायरमेंट, उसमें तो थोड़ी वो कुछ पैसा वगैरह मिला, वो तो क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा। ओके, in fact quota generate revenue for those companies which have license to import limited quantity of goods by increasing the price in absence of any competition। कोटा तो क्या करता है, इनको हेल्प करता है जो ऐसी कंपनीज है जिनके पास लाइसेंस होता है इंपोर्ट करने का लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, बाय, ताकि वो इंक्रीज द प्राइस जब कंपटीशन नहीं होता। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको टैरिफ एंड नॉन टैरिफ अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।